ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑन किलिंग अ ट्री, जो बेसिकली एक पोयम है। और इस पोयम में पोर्ट्रे किया गया है कि एक ट्री को मारने से जो दुख और दुविधा होती है वो पोएट ने एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है, सो द पोएट सेंसिटाइजेस द रीडर एंड हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। तो ट्रीज लिविंग थिंग्स हैं और उनके काटने से हम सबको एक नुकसान है, प्लस उनका जो पेन है वो इस पोएम में फील करके दर्शाया गया है। ठीक है, he equates trees with humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just killing a human being. So वहां पे इन्होंने इस पोएम में एक्चुअली में एक ह्यूमन बीइंग के किल होने में और एक ट्री के किल होने में सेम समानता दर्शाई है। ठीक है, a tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. तुमको मालूम है, तुम अगर मुंबई में किसी ट्री को काटोगे तो तुम्हारे ऊपर मर्डर चार्ज लगता है। हाँ ठीक है, अगर तुमने किसी ट्री को पूरा फुल ग्रोन ट्री को तुमने काटने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर हाफ मर्डर चार्ज लगता है, अगर विदाउट ऑथराइजेशन। जैसे यहाँ पे जितने भी ट्रीज है ना, ये लोग सर्वे करने आते हैं बारिश के टाइम पे कि मतलब खतरा है या नहीं। अगर खतरा है तो वो पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनको एक्चुअली में लिखाना पड़ता है कि इस ट्री का, इस बिल्डिंग को खतरा है, तब जाकर वो लोग आकर इसको काट सकते हैं। अदरवाइज आप देखोगे ट्रीज को उन लोग जो काटते हैं, मतलब ऐसा ब्रांचेस को काट सकते हैं क्योंकि ब्रांचेस से खतरा हो सकता है, लेकिन पूरी ट्री को नहीं काट सकते आप। ठीक है, दैट हैज बीन मेड अ लॉ। आप अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो एक्चुअली जैसे अगर आप देखोगे अलीबाग वगैरह में अगर आप जाओगे तो जहां पे भी छोटे छोटे जगह पे फॉरेस्ट एरिया डेडिकेटेड है, वहां पे ट्रीज की नंबरिंग है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग है। ऐसा वहां पे एक जैसे नेम प्लेट होता है ना, वहां ट्री में ऐसा एक प्लेट रखा हुआ और ट्री का नंबर होता है। अगर एक ट्री गायब हो गया तो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रीज का so a tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. अगर आप किसी ट्री को ऐसे काटेंगे तो वो फिर से उगाएगा। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे ये जो ट्रीज को छटाई करने वाले आते हैं वो ऐसे काट के चले जाते हैं, फिर से वैसा वो रीग्रो हो जाता है। अगर किसी ट्री को काटना रहेगा तो आपको पूरा उसको रूट से अप्रूट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रूट इट। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रीज का इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड देन इट हैज टू बी अप्रूटेड। यहाँ पे हम फर्स्ट स्टैंजा की बात कर रहे हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, बहुत टाइम लगता है एक ट्री को मारने में। ठीक है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैब ऑफ द नाइफ मतलब ऐसा एक वो कुल्हाड़ी मतलब समझते हैं, राइट? यू यहाँ पे नाइफ मतलब ये है। ठीक है, नाइफ मतलब ये स्पेड है, तो इससे एक बार में मारेंगे तो ट्री कट के नहीं गिर पड़ेगा, बहुतों बार आपको मारना पड़ेगा उसको। ठीक है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ मतलब एक सडन रफ ब्लो अगर आप मारेंगे ट्री कट के गिर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, केले का पेड़ होगा तो अलग बात है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ट्रीज यू हैव टू एक्चुअली पुट अ ब्लो ऑन इट मेनी टाइम्स बिफोर इट डाइज। ठीक है, विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो ये बहुत धीरे धीरे ग्रो हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब अर्थ से इसको रूट्स से मिनरल्स और आपके पास वाटर गया है, तब जाकर ये स्लोली ग्रो हुआ है। राउजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब इस अर्थ से ये राइज हुआ है। ठीक है, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। सो इस क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट से इसने न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल्स ये सब लिए हुए हैं। तो इसका जो फीडिंग है वो यहां से हुआ है। ठीक है, द फीडिंग हैज हैपेंड फ्रॉम हियर। ईयर्स ऑफ सनलाइट, बहुत सालों का सनलाइट है। ठीक है, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। ठीक है, एंड आउट यहाँ पे भाई साहब सनलाइट, एयर, वाटर ये सब उसने कंज्यूम किया, ये तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, एंड आउट ऑफ इट लेपरस हाइट। तो आपका ये जो इसका बार्क है, डिसकलर्ड बार्क है, मतलब इसका कुछ खास कलर नहीं है। लेपरस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, इसमें से ग्रीन लीव जैसे स्प्राउट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ग्रीन लीव्स भाई साहब स्प्राउटिंग लीव्स हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टैंजा विच शोज और पोर्ट्रेस कि एक ट्री बहुत स्ट्रांग होता है अपने आप में, क्योंकि बहुत साल लगे हैं उसको बनाने में, और ये अर्थ से इसने मिनरल्स, न्यूट्रिशन और एयर, वाटर, सनलाइट सब कुछ लिया है, तब जाकर ये बना है। एक ही बार में एक कुल्हाड़ी से आप वार करेंगे तो वो कट के गिर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग। और अगर आप देखोगे इसके हाइट को लेपरस हाइट बोला गया है। ठीक है, स्प्राउटिंग लीव्स, इसमें से लीव्स निकल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द पोर्ट्रेयल दैट इज डन। अ सिंपल कट डज नॉट डिस्ट्रॉय अ ट्री। एक सिंपल आपने कुल्हाड़ी से एक बार वार किया और वो ट्री गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट इज टू स्ट्रॉन्ग to basically die out of a blow.
अ ट्री ग्रोज ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे ग्रो होता है. इट इज रूटेड इन द सॉइल, ये सॉइल में डीपली रूटेड होता है. अ प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री. तो प्लांट जो है न्यूट्रिशन लेता है सॉइल से टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री. द ट्री इज फर्मली बाउंड विद द सॉइल. तो ट्री जो है फर्मली सॉइल से बाउंड होता है. ठीक है. इट टेक्स इन सनलाइट वाटर एंड एयर टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हैव न्यूमरस लीव्स. तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक की तरह इमर्ज होता है और उसके न्यूमरस लीव्स होते हैं. ठीक है. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा. ओके, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. ठीक है. बहुत बार बार मारते मारते भी वो नहीं गिरता है. मतलब काफी बार आपको एक ट्री को अगर आप सिर्फ कुल्हाड़ी से काटना चाहते हैं, इसलिए आपने देखा रहेगा कटर्स होते हैं, वो मशीन से चलाते हैं तब जाकर उसको काटा जाता है. लेकिन अगर एक कुल्हाड़ी से आप ट्री को काटने जा रहे हैं तो बहुत बार मारना पड़ेगा. ठीक है. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. नॉट मच पेन विल डू इट. ठीक है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. अगर आपने थोड़ा सा काटा भी, कभी काटने की कोशिश की और वो कटा नहीं, तो ट्री वैसा का वैसा ही रहेगा और वो धीरे धीरे अपने आप ही हील हो जाएगा. जहां पे आपने कुल्हाड़ी के ब्लोज दिए थे उसको, उस जगह पे अपने आप हीलिंग हो जाएगी. ठीक है. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ट्विग्स. ठीक है. और जहां पे क्लोज टू द ग्राउंड मतलब यहां से आपके कर्ल्ड ट्विग्स राइज होंगे. ठीक है. मिनिएचर बाउस विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज. तो ये आपके छोटे छोटे ट्रीज यहां से फिर से निकल आएंगे और ये मिनिएचर बाउस है. हैव कट रफली बाय स्टाइल. बाउस मतलब ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस फिर से निकल आएंगे. मतलब कैसा है, देखो ये ट्री है, यहाँ पे आपने बहुत सारे ब्लोज मारे लेकिन ये कुछ हुआ नहीं. ठीक है. आप देखेंगे कुछ दिनों बाद यहां से अलग अलग ब्रांचेस निकल आएंगे. ठीक है. और ये पेड़ जो है तो बढ़ता ही रहेगा. ठीक है. ये पेड़ जो है बढ़ता ही रहेगा. Humans cut and chop the bark of trees into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. काफी बार प्रहार करने के बाद भी एक ट्री मरता नहीं है. ठीक है. तो मतलब समझ लो ये कोई ट्री है. ठीक है. और यहां पे आपने इसको काट डाला, खत्म कर दिया. ठीक है. लेकिन यहां पे फिर से वो निकल आएगा, फिर से वो निकल, जब तक आप उसको पूरा पूरा अप्रूट नहीं कर देते उसके रूट्स के साथ, तब तक वो ट्री उगता ही रहेगा. आपने देखा रहेगा काफी बार ट्रीज को छटाई करते हैं, फिर से वहां से ब्रांचेस निकल आते हैं, फिर से एक्सपेंशन होता है. तो अगर किसी ट्री को ह्यूमंस कट एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्रीज इनटू मेनी पीसेस बट दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू डिस्ट्रॉय द ट्री. ये सफिशिएंट नहीं है ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए. द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट gives out sap just like a human being bleeds. ठीक है. आपने देखा रहेगा अगर किसी भी ट्री को थोड़ा सा कट करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड सा निकलता है. ये लिक्विड उसको हील करता है और ये लिक्विड एक्चुअली उसका वेस्ट है. ठीक है. जैसे बहुत सारी चीजों से वेस्ट से भी, जैसे आपका रबर जो है वो वेस्ट है. देखो ट्री, रबर ट्रीज होते हैं ऐसे, और इसमें हम थोड़ा सा ऐसा कट कर देंगे अगर, और इसमें एक थैली लगा के रख देते हैं, तो पूरी रात भर इसका सैप निकलता रहता है और ये कलेक्ट होता रहता है, इससे ही रबर बनता है. मैं तो रबर का एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन किसी भी ट्री को अगर आप कट करेंगे तो उसमें से ऐसा सैप निकलेगा और ये सैप जो है वो इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू इट्स वेस्ट. ठीक है. उसके वेस्ट से कनेक्टेड है. ह्यूमंस कट एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्रीज इनटू मेनी पीसेस बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री. ट्री को पूरी पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है. द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट गिव्स आउट सैप लाइक अ ह्यूमन बीइंग ब्लीड्स. तो जैसे आपका किसी ह्यूमन बीइंग पे अगर हम प्रहार करेंगे तो जैसे उसका खून निकलता है, वैसे ही किसी ट्री को कट करेंगे तो उसमें से सैप निकलता है. ग्रेजुअली दिस वुड हील एंड फ्रॉम देयर न्यू ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग अगेन. फिर ये नए नए ब्रांचेस वैसे वहां से दे विल स्टार्ट ग्रोइंग अगेन. क्या हुआ, मतलब कैसे नया है, तो न्यू ब्रांचेस एंड स्टार्ट ग्रोइंग अगेन एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग अगेन. ओके. द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. तो इसका मतलब क्या है, आप जितनी बार भी प्रहार करके ट्री को काटने की कोशिश करेंगे, जब तक उसको अप्रूट नहीं करेंगे तब तक वो मरेगा नहीं, वो रीग्रो होता रहेगा. इट विल कीप ऑन रीग्रोइंग. ठीक है. द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकर मतलब समझते हैं जो फिक्स करके रखता हो. ठीक है. ये आपका बेसिकली जैसे शिप्स के एंकर्स होते हैं, ये शिप है भाई साहब, इसका कोई एंकर होता है, वो उसको फिक्स करके रखता है. वैसे ही किसी ट्री के जो है रूट्स होते हैं जो उसको एंकर करके रखते हैं ग्राउंड में. द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. अगर किसी ट्री को मारना है तो उसके रूट्स को निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ. इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट
एंटायरली आउट ऑफ द अर्थ के, तो इसको पूरा पूरा निकालना पड़ेगा अगर आप इसको मारना चाहते हैं तो। इट इज टू बी रोप्ड, मतलब जनरली ट्रीज को गिराने में आपको ऐसे रोप दिखाया जाता है, यहां से आपने थोड़ा सा काटा और ये रोप से इसको खींचा जाता है, फिर ये धड़ाम से गिरता है, ठीक है। इट इज टू बी रोप्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ के केस से इसको निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स व्हाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ, तो ये बहुत सालों से जो सोर्स था वो जब एक्सपोज हो जाएगा तब वो ट्री मरेगा, ठीक है। देन दैट विल बी डाइंग। द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल द ट्री इट हैज टू बी अपरूटेड, वन हैज टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ विच सपोर्ट्स इट, तो इस ट्री को हमको one has to be separate the tree from the earth which supports it. The roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. The roots are white in color and are damp. तो generally आपके roots जो हैं white in color होते हैं और they are damp as well. ठीक है? Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, क्या हो गया? क्या फनी है भाई साहब? हाँ? उठ उधर से उठ, इधर बैठ, इधर बैठ. Get up, sit here. और अगर टेस्ट देने का मूड नहीं है ना तो चले जाओ घर, वापस चले जाओ, चले जाओ, नो नीड टू कम. दुनिया भर का नखरा है यार. Then the matter of scorching and choking in sun and air. So scorching and choking in sun and air मतलब the drying up of the tree after being uprooted. तो एक बार ट्री को अगर हम अप्रूट कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ड्राई होता रहता है, ठीक है. ऑफ द ड्राइंग ऑफ अ ट्री आफ्टर बीइंग अप्रूटेड, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग एंड देन इट इज डन. सो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद जाकर ट्री मरता है, ठीक है. दीज आर द प्रोसेसेस दैट हैपन. सो वंस द ट्री हैज बीन अप्रूटेड देन ग्रेजुअली इट विदर्स एंड ड्राइज अप विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, ठीक है. एक बार ट्री को अगर अप्रूट किया जाए तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है. ग्रेजुअली विदर्स एंड ड्राइज अप with the action of heat and wind, the trunk will become brown, twist and will harden. Finally, the tree will die in this way. और धीरे धीरे इस तरह से वो ट्री मर जाएगा, ठीक है. Are we clear on this? Okay. So यहाँ पे अगर राइमिंग स्कीम देखोगे, इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुआ है, ठीक है. इट इज रिटन इन फ्री वर्स. तो कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं यूज हुआ है. किसी भी पोएम में अगर राइमिंग स्कीम नहीं यूज होता है तो वी कॉल इट एज फ्री वर्स, ठीक है. एंजार्बमेंट क्या होता है? व्हाट इज एंजार्बमेंट? एक सेंटेंस जो है वो अगर पूरा पूरा कंप्लीट ना हो और दूसरे लाइन में चला जाए तो उसको अपन बोलते हैं एंजार्बमेंट. व्हेन वन सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू टू और मोर लाइंस, एक ही सेंटेंस जब दो या दो से ज्यादा लाइंस में कंटिन्यू होता है तो उसको अपन बोलते हैं एंजार्बमेंट. मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है. लेप्रस हाइड, जैसे बोला गया लेप्रस हाइड, ट्री के स्किन को लेप्रस हाइड बोला गया. मेटाफर मतलब होता है कंपैरिजन. द अनइवन कलर ऑन द सर्फेस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री is compared to the skin of a person suffering from leprosy. कुष्ठ रोग मतलब मालूम है? और कुष्ठ रोग एक रोग होता है, लेप्रेसी बोलते हैं उसको, ठीक है. जनरली ये ऐसे हाथों में रहकर घाव हो जाते हैं ऐसे, ठीक है. ब्राउन कलर का घाव हो जाता है. पहले के जमाने में कुष्ठ रोग को श्रापित रोग बोला जाता था, मतलब जिनको कुष्ठ रोग होता था जनरली उनको गांव के बाहर रखा जाता था. अभी के जमाने में तो ये ऑटोमेटिकली क्यूरेबल है, लेकिन जनरली कुष्ठ रोग क्यूरेबल नहीं होता है. हाथों और पांव में ऐसे बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर का एक अपीयरेंस होता है, ठीक है. भद्दा सा लगता है, देखने में भी खराब लगता है, लेकिन कुष्ठ रोग होता था तो बाहर रख दिया जाता था. अभी तो इजीली इलाज इसका हो जाता है, ठीक है. तो ट्री के स्किन को, ब्राउन कलर का जो स्किन है ट्री का बार, उसको कुष्ठ रोग के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है. तो लेप्रस हाइड, द अनइवन कलर ऑन द सर्फेस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज कंपेयर टू द स्किन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ लेप्रेसी. इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं हम, ठीक है. Okay, so bleeding bark, the sap coming out of the tree where it is cut is compared to the bleeding from the wound in a human's body. तो जो सैप बाहर निकल रहा है, आपने देखा रहेगा किसी भी पेड़ को आप कुरेदेंगे तो एक सैप निकलता है, ठीक है. ये जो सैप बाहर निकल रहा है, it is comparable to the blood that comes out of a human's body when that person is injured, ठीक है. Alliteration, repetition of a consonant sound in two or more closely placed words. Bleeding bark, देखो यहाँ पे B और B यूज हुआ है, ठीक है. अगर ऐसा कोई दो रेपिटेटिव वर्ड्स है जहां पे कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड प्रीडोमिनेंटली आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑलिटरेशन. द बी साउंड व्हाइट एंड वेट, ठीक है. डब्ल्यू साउंड प्रोमिनेंटली आ रहा है, व्हाइट एंड वेट, सो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? डब्ल्यू साउंड आ रहा है तो इसको भी हम ऑलिटरेशन बोलेंगे. रेपिटेशन,
A word or sentence is repeated to lay emphasis on it. Pulled out is repeated. तो ये जो pulled out phrase है ये काफी बार पोएम में यूज हुआ है. Many times it has been used in the poem. ठीक है, क्लियर है? ओके. ऑन किलिंग अ ट्री इज अ सेंसिटिव पोएम. सेंसिटिव पोएम क्यों है? क्योंकि ये एक ट्री के मारे जाने के ऊपर व्याख्या है और इस ट्री के साथ पोएट ने सिंपैथी एक्सप्रेस की है. ठीक है. द पोएट परसुएड्स द रीडर नॉट टू डिस्ट्रॉय ट्रीज एंड इक्वेट्स इट विद किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. तो एक ट्री का मारा जाना या एक ह्यूमन बीइंग का मारा जाना पोएट ने ऑलमोस्ट सेम बोला है. ठीक है. He says that a plant takes sunlight, water, air and nutrients from the soil to gradually become a huge tree. तो ये सब कुछ भाई साहब नेचर से एक ट्री जो है कंज्यूम करता है और फाइनली एक ह्यूज अपीयरेंस लाता है. It develops a strong trunk and gets numerous leaves. तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है और उसमें न्यूमरस लीव्स निकलते हैं. Merely cutting the trunk of the tree does not kill it. When a tree is cut, the sap flows out just like a wounded man bleeds. तो सैप जो है तो फ्लो आउट होता है जस्ट लाइक अ वुंडेड मैन ब्लीड्स. ठीक है. वंस द वुंड हील्स, न्यू ब्रांचेस एंड टाइनी लीव्स ग्रो फ्रॉम विच ग्रो इनटू ट्रीज. तो एक बार वुंड हील हो जाता है तो वहां से ही ब्रांचेस निकल आते हैं और टाइनी लीव्स निकल आते हैं. और ये ट्री का आप जितनी बार भी ब्लो उसको करेंगे, जितनी बार भी आप उसको काटने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं मरा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसी जगह से सैप निकलेगा. सैप निकलने के बाद वो हील हो जाएगा और हील होने के बाद उसी जगह से फिर ब्रांचेस और लीव्स भी निकलेंगे. ठीक है. सो मतलब आप जब तक एक ट्री को, इतना ट्री एक स्ट्रांग होता है कि जब तक आप उसको पूरा पूरा अपरूट नहीं कर देते हैं तब तक ये छोटे मोटे घाव से उसका कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. इट इज सो स्ट्रांग. इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय अ ट्री इट हैज टू बी अपरूटेड. सो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीट हैज टू बी अपरूटेड. द रूट्स व्हिच आर व्हाइट इन कलर एंड आर डैम्प ड्यू टू द मॉइस्चर दैट दे गेट फ्रॉम द सॉइल आर हिडन इन अ पिट इन द अर्थ. ये जनरली बहुत अंदर तक अर्थ में होते हैं. ठीक है. These roots are the most sensitive part of the tree as they bind it to the earth. In order to kill the tree, these roots have to be detached from the soil. Tree को अगर मारना है तो these roots have to be detached from the soil. Once the roots are detached, the tree starts dying. एक बार रूट को हमने डिटैच कर दिया, धीरे धीरे ट्री का मौत चालू हो जाता है. ठीक है. एक बार रूट्स को हमने अपरूट कर दिया. It withers, dries up with the action of heat and wind, twists, hardens and finally it dies. और फाइनली भाई साहब एक टाइम पे ये मर जाएगा. क्लियर है? Are we clear? Okay. That is basically the summary of the poem. Read the extract and answer the following questions. The root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out और pulled out. तो आप देखोगे ये pulled out भाई साहब बहुत बार यूज हुआ है. देखो इसी pulled out का बहुत बार यूज होने को हम repetition बोलते हैं. ठीक है. ओके. enjambment किसको बोलेंगे? देखो and pulled out, snapped out और pulled out entirely. ये एक सेंटेंस है जो दूसरे लाइन में कंटिन्यू हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे enjambment. And then the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. ये भाई साहब किसकी बात की जा रही है? रूट की बात की जा रही है. ये भी आपका एक enjambment है. ठीक है. अगेन यहाँ पे देखिए pulled out है. So pulled out काफी बार यूज हुआ है. ठीक है. ओके. What is meant by the phrase anchoring earth? Anchoring earth से हम क्या समझते हैं? It means the earth that keeps a tree in its place securely. It means the thickest branch of a tree. It means the root that remains inside the earth. None of the above. क्या हो जाएगा? हाँ? A. It means the earth that keeps a tree in a place securely. ठीक है. तो yes, it would be A. जो अर्थ है वो बहुत सिक्योरली एक ट्री को रखता है क्योंकि वो एंकर करके रखता है. उसका रूट जो है ट्री का वो इसके अंदर फिक्स रहता है. ठीक है. ओके. Where does the strength of the tree lie? It lies in its branches. It lies in its bark. It lies in the trunk. It lies in its root. कहां पे है स्ट्रेंथ? हाँ, रूट. क्योंकि जब तक आप रूट को अपरूट नहीं करोगे तब तक वो ट्री मरेगा नहीं. ठीक है. Till that time it will not die. It lies in the roots. How can the root of a tree be destroyed? It is to be pulled out of the earth and exposed. It is to be pulled out of the earth and burnt. It cannot be destroyed. None of the above. It is to be pulled out of the earth and exposed. उसको भाई साहब ऐसे रख देंगे बाहर क्योंकि वो बाहर के लिए बना ही नहीं है, वो जमीन के अंदर के लिए बना है. अगर आपने उसको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया तो वो मर जाएगा धीरे धीरे. ठीक है. प्लांट्स का स्टेम सिस्टम जो है बाहर के लिए बना है, ऐसा पोएम में भी लिखा गया है. ठीक है. अगर आपको ट्री को मारना है तो उसको रूट को बाहर निकालना पड़ेगा. एंड देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन.
मतलब रूट को अगर आपने बाहर रखा और जो स्कॉचिंग मतलब जो हीट है सन का वो चोक कर देगा, सन और एयर उसको चोक कर देगा, वो जमीन के अंदर के लिए बना है, बाहर के लिए नहीं, ठीक है। एंड फाइनली इट विल डाई, ठीक है। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ट्री? इट्स लीव्स, इट्स ब्रांचेस, इट्स बार्क, इट्स रूट। कौन सा सबसे सेंसिटिव पार्ट है? रूट। ये बोल रहे हैं लीव, आप बोलेंगे स्टेम। हाँ, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ट्री? यस, इट इज द रूट, क्योंकि जब तक आप रूट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक आपका ट्री डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आपने देखा कि बाग पर बार बार कुल्हाड़ी से मारने के बाद भी एक ट्री डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। वंस यू एक्सपोज द रूट to the scorching sun and all, then it dies. So it is the most sensitive part of a tree. Read the extract and answer the following questions. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. Which poem does this extract come from? कौन से poem से आ रहा है भाई साहब ये? On killing a tree, ठीक है। So this will be on killing a tree. Can a few blows from an axe kill a tree? No, they can't. It takes much time to kill a tree. Yes, they can. They will cut down the tree and it kill it. Yes, they can kill a tree, but slowly. None of the above. ठीक है। तो जब तक भाई साहब आप उसके रूट को अप्रूट नहीं करेंगे, कितनी बार आप उसको काट दीजिए वो फिर से उगाएगा, ठीक है। नो दे कांट, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, ठीक है। ओके, हाउ डज अ ट्री हाउ डज अ ट्री गेन इट्स स्ट्रेंथ? It makes its own food and feeds upon it. It draws its strength from the earth's crust by absorbing the sunlight, air, and water. It draws its strength from nature. None of the above. ठीक है। So this will be क्योंकि देखो it draws its strength from nature या it draws its strength from earth's crust by absorbing sunlight, air, and water, दोनों ही एक ही सेंटेंस है। लेकिन आपको देखना है कि पोएम में किस तरीके का सेंटेंस यूज हुआ है। पोएम में रेफरेंस है सनलाइट का, पोएम में रेफरेंस है अर्थ का, पोएम में रेफरेंस इन चीजों का है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर है? Okay, where do the leaves come from? They sprout from its roots. They come from the earth's crust. They sprout from the bark of a tree. None of the above. कहां से आते हैं भाई साहब? They sprout from the bark of a tree. ठीक है, bark of a tree से sprout होते हैं। Why? What does the tree symbolize in his poem? Prosperity, greenery, deep-rooted evil? None. देखो जो शैतान बोलते हैं ना, तो बहुत डीप रूटेड होता है। हालांकि ये ठीक फ्रेज नहीं है। डीप रूटेड मतलब आप शैतान को या मतलब बोलते हैं ना बुरे ख्यालों को आप जितनी बार भी मारना चाहो वो बार बार पनपते हैं, ठीक है। तो ट्री भी वैसा ही है, जितनी बार भी आप उसको ऊपर से काटेंगे तब तक वो फिर से निकलता रहेगा। जब तक आप पूरा पूरा उसको अप्रूव ना कर दे तब तक वो नहीं होगा। सो इट इज कंपेयर टू डीप रूटेड इविल, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट इविल बट इट इज कंपेयर्ड लाइक दैट। Where does the strength of the tree lie? In leaves, in fruits, in its roots, all. कहां पे? तो it lies in its roots. It lies in its roots. ठीक है? Okay. Can a simple jab of the knife kill a tree? Why not? No, a simple jab of a knife cannot kill a tree. It will die only when you happen to uproot it. If you happen to give some blows with a spade on a tree, it will sap up at that place, and again new leaves and branches and twigs will grow from that place. ठीक है? It will stay alive. No, a simple jab of the knife cannot kill a tree. The place from where the tree is cut will give out sap. तो वहां से sap निकलेगा, and once the wound heals, new branches and leaves will grow from it, which will develop into trees. वहां से भाई साहब नए branches निकलेंगे, twigs निकलेंगे, and they will develop into trees. How has the tree grown to its full size? Lives the words suggestive of its life and activity. तो कैसे भाई साहब ये ट्री ग्रो हुआ है? ठीक है। The tree has grown by consuming nutrients from the earth, absorbing sunlight, air and water. तो ऐसे भाई साहब ट्री का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये सारे जितने भी आपके चीजें हैं इसको इसने अब्सॉर्ब किया, ग्रोथ हुआ है। The words suggestive of its life and activity are consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water. ये सब चीजें जो है भाई साहब यूज हुई है पोएम में, ठीक है। What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? So once you land up with a blow on the tree by a spade or a knife, as it has been suggested in the poem, the tree bleeds like human beings do when hurt. So what comes out? Not blood but sap. It's a sap part that comes out. It heals the tree at that place, and when from the very same place we will see
after some time branches, twigs and leaves coming out. ठीक है? So that's how the tree bleeding bark refers to the sap which flows out of the tree's bark where it is cut. The tree bleeds when it is cut with a knife or a spade. Okay. The poet says no in the beginning of the third stanza. What does he mean by this? He means that the tree will not die by cutting or chopping with the trunk. अगर आपने भाई साहब ट्री को काट भी दिया तो वो मरेगा नहीं. That's the reason he says no to it. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? Are we clear? What is the meaning of anchoring earth and earth के anchoring earth मतलब जो earth में ट्री को पकड़ के रखता हो. That is called the anchoring earth. ठीक है? Anchoring earth means that the earth supports the tree firmly. Earth cave refers to the pit in the earth where the roots of the tree bind it firmly to the earth. ठीक है? That is called the anchoring earth. What does he mean by the strength of the tree exposed? क्या हो इसका मीनिंग क्या है? मतलब एक बार आपने ट्री को अपरूट कर दिया, मतलब उसके रूट को बाहर निकाल दिया, तो उसका स्ट्रेंथ एक्सपोज हो जाएगा एंड इट विल फाइनली डाई. ठीक है? सो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज मीन्स दैट अपॉन बीइंग अपरूटेड द मोस्ट सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्री, दैट इज द रूट्स विल नो लॉन्गर रिमेन हिडन ऑन द अर्थ. तो ट्री को अगर मारना है तो आपको अपरूट करना पड़ेगा. जस्ट बाय लैंडिंग अप विद ब्लोज और विद अ नाइफ ऑन द ट्री इज नॉट गोइंग टू किल इट. ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है? What finally kills the tree? Uprooting. ठीक है? The tree is finally killed if it is uprooted. The tree dies when it is uprooted. When it is detached from the earth, it withers. वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है. Hardens, twists and finally dies. वो वैसा हार्डन हो जाएगा, ट्विस्ट, और ये फाइनली मर जाएगा. परसों कौन सा एग्जाम है? अच्छा, इलेक्शन का ना? हाँ, नहीं, एक दिन का इलेक्शन का भी छुट्टी है ना? एक दिन इलेक्शन का, एक दिन कुछ तो फेस्टिवल. हाँ, नहीं रिजल्ट के लिए नहीं. 14 तारीख को कुछ तो है, पोंगल है जैसे फेस्टिवल. हाँ, इनका भाई साहब, इनका तो रोज चेंज क्या है, रोज तुम्हारा कुछ तो रीजन दिखता है, इसलिए टाइम टेबल चेंज हो गया, उसलिए टाइम टेबल चेंज हो गया. ठीक है, देख लेते. What has the tree hide been? Why has the tree hide been called leprous? देखो, ट्री का जो बार्क होता है वो बड़ा अनअट्रैक्टिव सा है ना? मतलब अगर आप देखोगे ट्री का जो बार्क है ब्राउन सा है, खुदरा खुदरा सा है वैसा. ठीक है? इट्स नॉट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो इसलिए इसको लेप्रस हाइड के साथ, मतलब जिसके स्किन में लेप्रेसी या कुष्ठ रोग हुआ रहेगा उसके साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है. इट इज बेसिकली अ मेटाफर. ठीक है? कुष्ठ रोग मतलब ऐसे हाथों की उंगलियों में ऐसे बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में. ये कुष्ठ रोग एक स्किन डिजीज है. आज तो ट्रीटेबल है, एक टाइम पे ये ट्रीटेबल नहीं था. ठीक है? आपने बहुत सारे ऐसे सुने रहेंगे कि बहुत संत महात्मा लोग किसी कुष्ठ रोगी पे उन्होंने हाथ रख दिया और वो ठीक हो गया, क्योंकि कुष्ठ रोग पे पहले इलाज नहीं था. जिसको होता था उसको जनरली गांव के बाहर रखा जाता था और कोई संत महात्मा आकर उनको आशीर्वाद देते थे और वो ठीक हो जाते थे. ऐसा कहानियां जीसस के उसमें भी बहुत सारा है. जीसस किसी गांव में गए और कुष्ठ रोग की एक बस्ती थी बाहर, उन्होंने जाकर सबको हाथ दिया और सब ठीक हो गए. ऐसा आता है रेफरेंस. ठीक है? सो पहले इलाज नहीं था, अभी तो इलाज है इसका. लेकिन यहाँ पे कुष्ठ रोग के साथ इसको कंपेयर किया गया क्योंकि ट्री का बार्क बड़ा अनअट्रैक्टिव सा है, ऐसा लगता है घाव है. ठीक है? सो द ट्री हाइड हैज बीन कॉल्ड लेप्रस. ठीक है? लेप्रस मतलब लेप्रेसी. ठीक है? द बार्क ऑफ द ट्री इज अनइवन इन टेक्सचर एंड कलर. Leprosy also robs the skin of the leper of the color and evenness. Hence, the poet has drawn a metaphorical comparison between the discolored bark of a tree and diseased skin. ठीक है? तो मतलब देखिए, किसी भी ट्री के बार्क को देखकर आप कोई बोलता नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल है. हाँ, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को हम अच्छा मान सकते हैं, लेकिन किसी ने भी किसी ट्री के बार्क के ऊपर मतलब कोई अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ अप नहीं किया. तो यहाँ पे भी पोएट ने उसको स्किन के लेप्रेसी के साथ, लेप्रेसी वाले स्किन के साथ कंपेयर किया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ के? एंकरिंग अर्थ मतलब वो फंसा हुआ है, वो उसका जो रूट्स है वो अर्थ के नीचे ऐसे एंकर्ड है. ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे जहाज वगैरह जो होते हैं उनका ये एंकर होता है, देखो इसको फिक्स रखा जाता है, ये ऐसे एंकरिंग रहती है. बोट्स वगैरह जो होते हैं, तो वैसे ही ट्रीज का एंकरिंग रहता है रूट्स में. ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे मुंबई जैसे एरिया में, आप ये जो खाड़ी एरिया है यहाँ से मैंग्रोव्स का काटना इलीगल है. मैंग्रोव्स का काटना इलीगल क्यों है? क्योंकि आपका पूरे दिन में ज्वार भाटा होता रहता है. मतलब ज्वार भाटा मतलब समझते हैं, हाई टाइड लो टाइड होता रहता है, तो पानी जो है तो अंदर तक आता है.
ठीक है। लेकिन ये जो मैंग्रोव्स के रूट्स हैं ये डीप डाउन अर्थ में है, इसीलिए वो सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं। अभी समझ लो जैसे ये पानी है, जितनी बार भाई साहब ये आता रहेगा ये सॉइल को लेकर जाता रहेगा, मतलब मट्टी तो कटती रहेगी फिर, ठीक है। लेकिन जो आपके मैंग्रोव्स हैं ये मट्टी को कटने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम मैंग्रोव्स को ही काट डालें तो भाई साहब ये पानी आगे बढ़ेगा और भी फ्लड जैसा सिचुएशन अराइज होगा। इट विल एक्चुअली गिव राइज टू फ्लड्स, ठीक है। मैंग्रोव्स का काटा जाना मतलब हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं फ्लड्स के लिए, ठीक है। सो ऑल अक्रॉस मुंबई जनरली मैंग्रोव्स आर नॉट कट until unless the government specifically permits it to do, ठीक है। ओके, सो एंकरिंग द अर्थ, ये एंकर करते हैं अर्थ को, ठीक है। एंकरिंग अर्थ मींस द अर्थ व्हिच गिव्स अ फर्म ग्रिप ऑफ द ट्री एंड कीप्स इट फ्रॉम फॉलिंग, just as a ship anchored in the sea stays in its place securely and steadily. Similarly, the tree stands secure and stable with the support of the earth. Earth cave refers to the depth under the earth where the root of a tree remains sheltered safely for years. It is firmly attached to this point and a cave-like hollow is created when the root is pulled down. ठीक है, तो यहाँ पे firmly attach होता है, ठीक है, and that is how it is. What message is conveyed by this poem? इस पोएम से भाई साहब क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? पेड़ों को ना काटें, है ना? ओके, द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रक्टिव टेम्परमेंट टुवर्ड्स नेचर, but Mother Earth has regenerative powers and cannot be destroyed easily. It has the ability to resurrect itself. Also, the tree teaches us that merely physical assaults cannot ruin us. As long as our root, our soul is intact, we can rise again. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? So this is what the poem is all about. Any questions हम बच्चा बारी on the poem? इसी में पूरा टाइम चला गया रे, एक ही पोएम में धत।